हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओड टू ऑटम के लास्ट स्टैंजा यानी स्टैंजा 3 के बारे में और देखेंगे इसमें कवि जो है वो क्या क्या बताए हैं, किस किस चीज़ की चर्चा किए हैं। लास्ट हमने इसके 3 वीडियो को देख लिया, जिसमें हमने एक में कवि के परिचय, दूसरे में फर्स्ट स्टैंजा और सेकेंड में सेकेंड स्टैंजा को देखा। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पूरा प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि स्टैंजा 3 में कवि जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम पिछले 2 स्टैंजा को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको ये स्टैंजा जो है वो समझने में अच्छा लगे, है ना। तो पहले स्टैंजा में कवि जो हैं वो शरद ऋतु के जो मौसम होता है उसको आदमी के रूप में प्रस्तुत किए। सेकेंड जो स्टैंजा था उसमें कवि जो हैं वो शरद ऋतु को एक काम करने वाली महिला के रूप में बताएं। और ये जो थर्ड स्टैंजा है इसमें जो कवि हैं वो शरद ऋतु में कौन कौन से कीड़े पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी होते हैं, शरद ऋतु की क्या क्वालिटी होती है, उसके बारे में आपको बताए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे जो बोल रहे हैं वो कवि, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे। कवि बोल रहे हैं कि ये जो बसंत ऋतु है, स्प्रिंग सीजन है, उसके गाने कहाँ हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो कवि हैं वो बसंत ऋतु के बारे में ही बोलते हैं, है ना। कवि जो है वो शरद ऋतु के बारे में नहीं बोलते हैं। और ये जो कवि हैं जॉन किट्स, ये आपको शरद ऋतु की गुणगान किए हैं, शरद ऋतु के बारे में बताए हैं, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वो जो बसंत ऋतु है उसके गाने कहाँ हैं। ए वेयर आर दे, और वो जो बसंत ऋतु है वो कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, छोड़ो उसके बारे में सोचो ही नहीं, है ना। क्योंकि बसंत के बारे में तो सभी लोग लिखे हैं, है ना, उसके बारे में सोचो ही नहीं। थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में सोचो ही नहीं। दाव हैज़ दाई म्यूजिक टू, दाव मतलब क्या होता है, तुम या तुम्हारा। हैज़ मतलब है, HAST हैस्ट जो है ना वो आज के ज़माना का वर्ड नहीं है, वो HAST हैट्स जो है वो आर्केइक वर्ड हो गया है। मतलब कि इसका यूज पहले होता था, आज जो है ये इसके जगह हैज हैव ले लिया है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कभी कि बसंत ऋतु कहाँ है, ए उसका गाना कहाँ है तुम, है ना, छोड़ो उसके बारे में सोचो ही नहीं। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, अब तुम्हारा भी म्यूजिक है, मतलब अब तो तुम्हारा अपना ही गाना है ना, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल्स प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। अब देखिए क्या बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ मीनिंग्स है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, एक है बार्ड क्लाउड्स, मतलब कि छोटा छोटा बादल का टुकड़ा जो यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा है ब्लूम, ब्लूम मतलब चमकना। तीसरा है अस्टबल, अस्टबल मतलब होता है कटे हुए फसल का खूंटी। ये देखिए ये जो फोटो है इसमें दिखाया गया है, यही अस्टबल है ना। आगे देखिए बोल रहे हैं रोजी ह्यू, और रोजी ह्यू मतलब होता है गुलाब के जैसा छवि, गुलाब के जैसा रंग, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें कवि जो है वो क्या बता रहे हैं, वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। जब ढलते दिन के साथ, सॉफ्ट डाइंग डे मतलब क्या, मतलब कि हल्का हल्का जो दिन है वो ढल रहा है। अब डाइंग डे मतलब दिन मरता थोड़ी है, दिन क्या होता है, ढलता है। सुबह होती है और दिन ढलता है ना। एक गाना भी सुने होंगे, रातें ढलने लगी, है ना, तो वही गाना है ना। दिन भी निकलने लगा और तेरी मर्जी बिना वो पत्ता हिलता नहीं, है ना, वो इस तरीके से एक गाना है। वही उसमें जो रातें ढलती नहीं, वो वही वाला रातें हैं। तो सॉफ्ट डाइंग डे मतलब वही हो गया।
तो बोल रहे हैं वाइल वार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब ढलते दिन के साथ जो बार्ड क्लाउड्स है, वो छोटा छोटा जो बादल का टुकड़ा है, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है और ज़मीन पर पड़ती है, वो जो सूरज की किरणें हैं वो बादलों के माध्यम से जब ज़मीन पर पड़ती है, वो देखिए तो जो कैसा लगता है। वो जो सॉफ्ट डाइंग डे में जब ढलते दिन के साथ वो जो सूरज की लाल लाल किरणें होती है, जब वो छोटे छोटे बादलों के टुकड़ों पर पड़ती है, तो वो बादल का जो टुकड़ा है उसका तो कलर ही कुछ गजब होता है, आप लोगों ने भी आकाश में देखा होगा। लेकिन एंड टच द सबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यूज, और वही जो है वो जब बादल के टुकड़ों से हो करके सूरज की किरणें, जब वो जो खूंटी, जब फसल काटने के बाद जो खूंटी बच जाता है, वो जो फसल का छोटा छोटा जड़ बच जाता है, उसको स्टबल बोलते हैं। और वही स्टबल जो है ना, वो गुलाबी रंग के जैसा आपको नज़ारा कुछ देता है। मतलब कि जब वो छोटे छोटे बादल के टुकड़ों से टकरा करके सूरज की किरणें ज़मीन को टच करती है, ज़मीन पे पड़ती हैं, तो वो जो है वो कुछ गुलाब के जैसा नज़ारा आपको देता है, दिखाता है ना। तो इसमें कवि जो है वो शरद ऋतु का गुणगान करें कि देखिए आपके पास ये है ना। बसंत ऋतु है ही, बसंत ऋतु के बारे में सब बताते हैं, लेकिन वो शरद ऋतु जो है वो आपका भी गाना है ना, आपको, आपके लिए भी हम लिखे हैं। अब देखिए बार्ड क्लाउड्स क्या होता है उसको विद्यार्थियों देखिए, आपके जो बुक है उसमें बार्ड क्लाउड्स के बारे में बताया गया है। बार्ड क्लाउड्स मतलब होता है छोटा छोटा बादल का टुकड़ा। तो यही देखिए बार्ड क्लाउड्स है, जो छोटा छोटा बादल का टुकड़ा आपको दिख रहा है वही बार्ड क्लाउड्स है। और कवि ने बताया है कि इसी से टकरा करके सूरज की किरणें जो है वो ज़मीन पर पड़ती है, और ज़मीन में जो फसल का कटा हुआ जो छूटा हुआ भाग है, खूंटी जिसको बोलते हैं, वो गुलाब के जैसे चमक रहा है। तो आपका बार्ड क्लाउड जो है वो यही है। इसी कुछ प्रकार के बादलों को हम क्या बोलते हैं, बार्ड क्लाउड। तो बार्ड्स क्लाउड्स क्या होता है वो हमने देख लिया कि वो क्या होता है वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, आगे कवि क्या बोल रहे हैं। देन इन ए बेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स, है ना, ऐसे इसको ग्नेट्स पढ़िए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हमको लगता है नेट्स ही होगा, ठीक है। आगे देखिए मॉर्न एमंग द रिवर सैलोज। अब देखिए क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। बेलफुल मतलब होता है शोकाकुल या शोकपूर्ण। क्वायर मतलब होता है भजन गाने वाला मंडली। मतलब देखते हैं यदि आप गाना सुनते हैं ना, तो एक लीड रोल में एक जो सिंगर है वो गाना गाता है, मतलब कि पूरे गाने में उसी की आवाज़ होती है, लेकिन बीच बीच में जो बहुत सारे लोगों का आवाज़ जो आता है वो क्वायर होता है। मतलब कि वो सिंगर का जो है ना वो साथ देते हैं, उसी को क्वायर बोलते हैं। आगे स्मॉल ग्नेट्स मतलब होता है छोटा छोटा कीड़ा। मॉर्न मतलब होता है कराहना। एमंग द रिवर सैलोज मतलब होता है, सैलो मतलब क्या होता है, नदी के बीच में जो घास होता है वो कुछ इस तरीके से देखिए, है ना, उसको सैलोज बोलते हैं। वो नदी के बीच में छोटा छोटा घास होता है ना, वहाँ जो कीड़े रहते हैं ना उसको नेट्स बोलते हैं, ग्नेट्स। और वो जो उसका जो पार्ट होता है नदी के बीच में जो घास वाला एरिया होता है उसको सैलोज बोलते हैं, ठीक है। और ग्नेट्स देखिए यही है, इतना सारा वो जो कीड़ा होता है सारा अलग अलग तरह का, उसको ग्नेट्स बोल सकते हैं, जो छोटा छोटा कीड़ा होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि क्या बोला जा रहा है। बोला है देन इन ए बेलफुल क्वायर द स्मॉल ग्नेट्स मोर्न एमंग द रिवर सैलोज। अब देखिए क्या बता रहे हैं कवि कि जो इसके बाद जो छोटा छोटा कीड़ा का जो समूह है, छोटा छोटा जो कीड़े हैं वो कराहते हैं, वो शोकाकुल आवाज़ निकालते हैं। वो इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं कि लगता है कि जैसे कोई भजन मंडली जो है वो गाना गा रहा है ना। रात को यदि आप किसी नदी वाले इलाके में चले जाइए जहाँ घास वगैरह ज़्यादा है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ जो है वो आपको आवाज़ उसी तरीके का सुनाई देगी। सारा जो कीड़ा है वो अपना छोटे धीरे धीरे आवाज़ निकालते रहता है, और जब सभी का आवाज़ मिल जाता है तो लगता है कि गाना चल रहा है ना। दिन को वो आवाज़ें तो पता नहीं लगती, क्योंकि दिन में क्या होता है बहुत और भी साउंड होते हैं, लेकिन रात में जब कोई साउंड नहीं होता है तो वो जो
आप जब जाएंगे रिवर सैलोज के पास, या तो फिर जाएंगे जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, घास वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ जो है वो आपको कुछ साउंड वो सुनने को मिलेगा, जो लगेगा कि आपको जो है वो कीड़े जो है वो इस तरीके से आवाज़ निकाल रहे हैं कि जैसे कोई भजन मंडली जो है वो गाना गा रहा है। आज तो वही बता रहे हैं कवि इसमें, देन इन ए वेलफुल क्वायर द स्मॉल gnats मॉर्न एमंग द रिवर सैलोज। बता रहे हैं कवि कि इसके बाद क्या है, वो शरद ऋतु में क्या होता है कि छोटा छोटा जो कीड़ा का समूह होता है, छोटा छोटा जो कीड़ा होता है वो कुछ इस प्रकार से कराता है, इस प्रकार से बोलता है। कहाँ? नदी के जो बीच में घास होता है वहाँ लगता है कि जैसे कोई भजन मंडली जो है वो गाना गा रहा है। वो चलिए आपको वो किस तरीके से होता है वो आपको दिखाते हैं। विद्यार्थियों देखिए, आपके कविता में जो कवि ने बताया है कि gnats हैं यानी छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो रात को कुछ इस तरीके से बोलते हैं, है ना, इस तरीके से कराहते हैं, इस तरीके से मौन करते हैं, बेलफुल करते हैं कि मानो जैसे कोई भजन गाने वाला जो समूह है वो गाना गा रहा है। क्वायर आपके किताब में दिया गया है, क्वायर मतलब क्या होता है? भजन मंडली। तो ये जो कीड़े हैं कुछ इस तरीके से सब मिलकर आवाज़ निकालते हैं, है ना। इसमें आप आवाज़ को सुन सकते हैं, कुछ इस तरीके से आवाज़ निकालते हैं कि लगता है कि जैसे वो भजन ही गा रहे हैं और भजन गाने वाले मंडली ही हैं। और आप भी कहीं रात को किसी ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ घास वगैरह है, खेत है ना, काफ़ी खुला एरिया है नदी के साइड में या नदी के जो बीच है वहाँ जो घास वगैरह होता है, तो वहाँ आपको इस प्रकार का जो आवाज़ है वो सुनाई दे देगा। ठीक है, वो आवाज़ कैसा होता है वो आप लोग सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो हमने देख और सुन लिया कि जो रात को कीड़े जो है या फिर स्वालों के निकट जो कीड़े हैं वो जो आवाज़ निकालते हैं वो किस तरीके से वो गाना गाते हैं, है ना, उनका आवाज़ क्या होता है। अब देखिए कवि आगे क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कवि, बोर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लिट फ्रॉम हिली बोर्न। सबसे पहले तो हम मीनिंग को देख लेते हैं क्या क्या मीनिंग है, क्योंकि मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो लाइन हमको पता ही नहीं लगेगा। बोर्न एलुफ्ट मतलब होता है ऊपर उठना, बोर्न मतलब होता है जन्म लेना और एलुफ्ट मतलब होता है ऊपर उठना। तो जन्म लेने के बाद जो कीड़े ऊपर उठते हैं उसको बोर्न एलुफ्ट बताए हैं कभी। सिंकिंग मतलब होता है मिलना, है ना, जैसे दो लोग डांस करते हुए कभी आप देखे होंगे तो दोनों का डांस एकदम सेम होता है। जो अच्छे डांसर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनका दोनों का डांस ऐसा लगेगा कि जैसे एक दो आदमी नहीं है, एक ही आदमी है और डांस एकदम दोनों का एक जैसा होता है। तो उसी को सिंक बोलते हैं। सिंक मतलब इस तरीके से मिलना कि पता ही नहीं लगे, है ना, कि कोई काम हो भी रहा है अलग अलग, है ना, तो उसको सिंक बोलते हैं। आगे देखिए, लाइट विंड मतलब हो गया हल्की हवा, लीव्स मतलब जिंदा होना या फिर जीवित रहना, और डाइज मतलब मरना। फुल ग्रोन लैम्स मतलब होता है पूर्ण विकसित भेड़ का बच्चा, है ना। लैम मतलब क्या होता है? भेड़ का बच्चा, ठीक है ना। लाउड मतलब होता है जोर से बोलना। ब्लिट मतलब होता है जो भेड़ का आवाज़ होता है उसको ब्लिट बोलते हैं। हिली बोर्न मतलब होता है पहाड़ का किनारा। चलिए अब देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कवि क्या बता रहे हैं। बोर्न एलुफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज। अब देखिए कवि जो है वो बता रहे हैं कि कीड़े जो इस तरीके से ऊपर उठते हैं कि जैसे मानो कि वो जो एक हल्की हवा बन रही है और मर रही है, एक हल्की हवा जीवित हो रही है और मर रही है। वो जो कीड़े होते हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है और जब वो ऊपर उठते हैं ना, तो अब जब एक साथ चलते हैं मिल करके तो आपको लगता है कि कोई ठंडी मतलब कि हल्की हवा क्या हो रही है, बन रही है, जीवित हो रही है या फिर
मर रही है। ये कैसे होता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो कवि बताना चाह रहे हैं वो वास्तविकता में क्या है। और आप लोग भी यदि फील्ड वगैरह में जाते होंगे और ज़्यादा शाम हो जाता है तो देखते होंगे मच्छर का जो समूह है इतना ज़्यादा होता है, और जब वो चलता है तो लगेगा आपको कि हल्की हवा जो है वो जीवित हो रही है, मर रही है। हवा को तो कोई देख नहीं सकता है, लेकिन वो आपको देखने में कुछ वैसा ही लगेगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। आप एक बार देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और कभी भी क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, आपके कविता में जो कवि ने बताया है कि जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो इस प्रकार से ऊपर उठते हैं और ऐसे खुद को मिला लेते हैं। सिंक मतलब क्या होता है, मिलाना, कि जैसे हवा जो है वो जन्म ले रही है और मर रही है। ये देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो कीड़े हैं वो ऊपर उठते हैं और इस प्रकार अपने आप को मिला देते हैं कि जैसे लग रहा है कि सच में हवा जो है वो बन रही है और मर रही है, यानी हवा जो है वो जन्म ले रही है और मर रही है। देखिए कितनी संख्या में कीड़े हैं, और इससे आपको एकदम पता लग जाएगा कि किस प्रकार जो है वो कीड़े जो है इस प्रकार से मिलते हैं, इस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं जैसे कि लगता है कि हवा जो है वो जन्म ले रही है और हवा मर रही है। वैसे तो हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन कीड़े का जो ये रूप है ना वो आपको हवा के जैसा ही लगेगा। मतलब कि लगेगा कि जैसे हवा जब चलती है तो देखते हैं पर्दा वगैरह या फिर जो है वो साए साए करता है हवा ना, उसी प्रकार से ये कीड़ा जो है आवाज़ तो करता ही है और प्लस ऐसा लगेगा कि जैसे लग रहा है क्या कि हवा जो है वो बन रही है और हवा मर रही है। ये देखिए, ये इतना सारा कीड़ा है ये अपने आप को इसी तरीके से सिंक किया है कि जैसे लग रहा है कि हवा बन रही है या फिर हवा मर रही है। तो हमने देख लिया कि वो किस तरीके से कीड़े ऊपर उठते हैं और वो किस तरीके से सिंक करते हैं, ताकि आपको लगता है कि वो जो हवा है वो बन रही है और मर रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लिट फ्रॉम हिली बोर्न्स। और एक पूर्ण भेड़ का विकसित बच्चा जो है वो पहाड़ के किसी किनारे पर से काफ़ी जोरों से आवाज़ दे रहा है और अपनी माँ को ही बुला रहा होगा। देखिए किस तरीके से भेड़ का बच्चा जो है वो आवाज़ निकाल रहा है ना। वो भेड़ का जो बच्चा है वो पहाड़ के चोटी के किनारे पर से वो पूरी जोर से आवाज़ निकाल रहा है। ब्लिट मतलब क्या होता है, भेड़ का आवाज़। अब देखिए इसको भी हम देखते हैं कि भेड़ का बच्चा किस तरीके से आवाज़ निकालता है। भेड़ का जो आवाज़ है, साउंड है, जिसको हम ब्लिट बोलते हैं, वो क्या होता है। देखिए बच्चों, कविता में कवि ने बताया है कि भेड़ का जो पूर्ण विकसित बच्चा है वह पहाड़ी पर से बहुत जोरों से आवाज़ लगाता है और भेड़ जो आवाज़ करता है उसको ब्लिट्स बोलते हैं। जैसे आप लोग इस वीडियो के साउंड में सुन रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है वो भेड़ है अपना आवाज़ निकाल रहा है। तो जो भेड़ अपना आवाज़ निकालता है उसी को ब्लिट्स बोलते हैं। और कविता में कवि ने बताया है कि पहाड़ी के एक छोर पर से है ना पूर्ण विकसित एक भेड़ का बच्चा काफ़ी जोरों से आवाज़ कर रहा है और यही देखिए भेड़ का आवाज़ है जिसको ब्लिट्स बोलते हैं। विद्यार्थियों, हमने देख लिया कि भेड़ किस तरीके से आवाज़ निकालता है, ब्लिट किसको बोलते हैं, है ना। आप लोग भेड़ भी देख ले होंगे कि भेड़ कैसा होता है, वैसे आप लोग देखे ही होंगे भेड़। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कवि, आगे बोल रहे हैं क्या कि हेज क्रिकेट्स सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रिवल सॉफ्ट्स, है ना। आगे देखिए सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। हेज क्रिकेट्स मतलब होता है झिंगूर। हेज क्रिकेट्स मतलब क्या होता है, झिंगूर। वैसे हेज मतलब जानते क्या होता है, वो जो घास वगैरह का जो एक जगह जब जमा हो जाता है ना तो उसको हेज बोलते हैं, जिसको हम बाड़ा भी बोल सकते हैं, है ना। और क्रिकेट्स मतलब होता है झिंगूर, जो लकड़ी में होता है। रात को आपके घर में भी जो आवाज़ होता है ना वो झिंगूर ही करता है। जब वो उसका दोनों पंख टकराता है, जब ऐसे ऐसे अपने पंख को टकराता है तो एक आवाज़ उत्पन्न होता है ना। वही उसी के बारे में कवि बता रहे हैं। सिंग्स मतलब गाना, नाउ मतलब अब,
ट्रिबल मतलब होता है 3 गुना, सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम, है ना, या फिर मुलायम। साउंड मुलायम नहीं अच्छा लगता है, जो साउंड अच्छा लगता है उसको सॉफ्ट साउंड बोलते हैं, जो ड्रिंक अच्छा लगता है उसको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, है ना। तो वही सॉफ्ट वाला सॉफ्ट यूज हुआ है। आगे रेड ब्रेस्ट जो है वो एक तरह का पक्षी है जो देखिए इस तरीके से होता है, जिसका गर्दन के पास देखिए कैसे कैसे लाल है, तो इसी कारण उसको रेड ब्रेस्ट बोलते हैं। और हम उसका वहाँ पर तो छाती ही है, इसलिए उसको रेड ब्रेस्ट बोला जाता है, मतलब छाती के पास लाल है तो पक्षी का नाम क्या पड़ गया, रेड ब्रेस्ट। विसिल मतलब होता है सीटी बजाना, तो वो जो पक्षी जब बोलता होगा तो उसी तरीके से लगता होगा। गार्डन क्रॉफ्ट मतलब होता है घर से दूर बगीचा। गैदरिंग मतलब होता है जमा होना। स्वालोज मतलब एक तरह का पक्षी होता है। इन द ट्विटर मतलब होता है गूंज, और पक्षी का जो गूंज होता है वो, और पक्षी का आवाज़ होता है वो। इन द स्काई मतलब आकाश में। हमने मीनिंग जान लिया, अब समझते हैं कि क्या होता है, क्या बताना चाह रहे हैं कवि जॉन कीट्स। ये लास्ट 3 लाइन है, बोल रहे हैं क्या कि हेज क्रिकेट्स सिंग्स एंड नाउ विद ट्रिवल सॉफ्ट्स। जो झिंगुर है वो गाना गा रहा है ना। आप भी देखते होंगे रात को जो झिंगुर है वो गाना ही गाता है ना। जो दोनों पंख को टकराता है तो आवाज़ उत्पन्न होता है और लगता है आपको कि गाना गा रहा है, और वो ऐसा क्या होता है रेगुलर करते रहता है, टीं टीं करके आवाज़ जो आता है रात में, वही जो है वो झिंगुर का आवाज़ होता है। तो वही बता रहे हैं कभी क्या कि हेज क्रिकेट्स सिंग्स, हेज क्रिकेट्स जो है वो गाना गाता है, एंड नाउ विथ ट्रिवल सॉफ्ट्स, और वो जो है वो तिगुने आवाज़ से और काफ़ी मुलायम मतलब कि काफ़ी मधुर तरीके से गा रहा है। सॉफ्ट मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या होता है, मधुर ही हो गया। काफ़ी सॉफ्ट तरीके से, मधुर तरीके से वो जो झिंगुर है वो अपना आवाज़ निकाल रहा है। यही देखिए झिंगुर होता है ना, कुछ इस तरीके से। और चलिए हम लोग देख लेते हैं उसका आवाज़ कैसा होता है और झिंगुर क्या होता है। बच्चों, कविता में कवि ने हेज क्रिकेट्स के बारे में बताया है। हेज क्रिकेट्स का मतलब होता है झिंगुर, ठीक है। आप लोग भी रात में अपने घरों में झिंगुर की आवाज़ें सुनते होंगे, है ना। जब वो पंख दोनों अपना फड़फड़ाता है तो उससे जो है एक आवाज़ निकलता है, वो आपको खेत के साइड में या फिर जहाँ पेड़ है वहाँ सुनाई देता है। और यहाँ भी आप लोग सुन लीजिए कि देखिए कैसे जो है वो झिंगुर है, हेज क्रिकेट्स जो है वो अपना आवाज़ निकालता है। विद्यार्थियों, तो हमने हेज क्रिकेट्स को देख लिया कि उसका आवाज़ कैसा होता है और वो दिखता कैसा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि द रेड ब्रेस्ट विसिल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट। और जो रेड ब्रेस्ट जो पक्षी है, इसको रॉबिन पक्षी भी बोलते हैं इंग्लैंड में। ये यहाँ नहीं पाया जाता, ये इंग्लैंड में पाया जाता है। तो कभी भी तो इंग्लैंड के ही थे, है ना। तो बता रहे हैं कि द रेड ब्रेस्ट विसिल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट। और रेड ब्रेस्ट जो पक्षी है वो किसी बागीचे जो है जहाँ गार्डन है कुछ इस तरीके से होता है ना, या फिर घर के आसपास छोटा घर बना दिया जाता है, बाहर बहुत सारा मतलब कि कुटिया टाइप का होता है, वहाँ से क्या हो रहा है वो गाना गा रहा है, विसिल बजा रहा है, सीटी बजा रहा है। मतलब कि वो उसका आवाज़ कुछ इस तरीके से निकलता है कि मानो कि वो सीटी ही बजा रहा है। तो वो कभी वही बता रहे हैं कि रेड ब्रेस्ट जो है वो बागीचे से क्या कर रहा है, सीटी बजा रहा है। और रेड ब्रेस्ट कैसा होता है, वो कैसे अपनी आवाज़ें निकालता है, चलिए हम वो भी देख लें। विद्यार्थियों, कविता में कवि ने रेड ब्रेस्ट के बारे में बताया है और बताया है कि वो रेड ब्रेस्ट जो है वो विसिल के जैसे सीटी मारती है। विसिल मतलब क्या होता है, सीटी मारना। तो वो विसिल के जैसे वो जब बोलती है तो उसका आवाज़ जो होता है वो विसिल के जैसे होता है, सीटी के जैसे होता है। तो वो भी जो है वो गार्डन सॉफ्ट से, मतलब कि चिड़िया वगैरह आपको भी पता है कि वो गार्डन के पास रहती है, तो वो गार्डन क्रॉफ्ट से क्या करती है, वो सीटी मार रही होती है। और देखिए रेड ब्रेस्ट जो है वो यही है जो इंग्लैंड में पाया जाता है ना। इसकी आवाज़ें थोड़ा सुन लीजिए आप। ये किस तरीके से जैसे आप सीटी मारते हैं ना, उसी तरीके से इसकी आवाज़ भी काफ़ी धीमी है ना। और यही है रेड ब्रेस्ट, मतलब कि इसके जो देखिए छाती के पास यहाँ पास कैसा लाल लाल है, इसीलिए शायद इसका नाम रेड ब्रेस्ट पड़ा होगा।
तो हमने देख लिया कि रेड ब्रेस्ट क्या होता है और उसका आवाज़ कैसे निकालता है। आगे देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं, एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काई। और जो स्वालोज एक तरह का पक्षी होता है, देखिए जो नीचे फोटो दिया गया जो ब्लू ब्लू कलर का है उसको स्वालोज बोलते हैं। और जो स्वालोज पक्षी है वो इस तरीके से अपनी आवाज़ निकाल रहा है कि उसकी जो गूंज है वो आकाश में जमा हो रही है। देखते हैं जब शाम होता है तो बहुत सारे पक्षी जो हैं वो अपने घरों की ओर लौटते हैं, अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, और जब लौटते हैं तो वो आवाज़ सब एक साथ निकालते हैं, तो वो कुछ सुनने में जो है काफ़ी अच्छा लगता है। अब तो पक्षी का दर्शन भी नहीं होता है, ना आपको एक कौवा दिखेगा, ना एक चिड़िया, ना एक मैना, है ना। सारे पक्षी जो है 4G 5G के चक्कर में सारे पक्षी मर गए हैं, है ना। वो जो पक्षी आप देख पाते हैं एक भी अब नहीं दिखते हैं। पहले हम लोग जब बच्चे थे सवेरे उठते थे तो चिड़िया आती थी, वैसे चहकती थी, है ना, इधर उधर फुदकती थी, देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन अब तो चिड़िया तो देखने को ही नहीं मिलती, जिसको गौरैया बोलते हैं, है ना, वो देखने को मिलती ही नहीं है। सारे जो है वो मर गई, क्या किया जाए, है ना। मानव खुद के चक्कर में सारे को ख़त्म कर रहा है। तो आगे वही बता रहा है कि एंड गैदरिंग स्वालोज ट्विटर इन द स्काईज। और वो जो पक्षी है स्वालोज जो पानी के किनारे पे रहता है, वो जो है उसकी जो गूंज है वो आकाश में क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, वहाँ पे आपको दिख रही है। और हम लोग चलिए देख भी लेते हैं कि स्वालोज पक्षी कैसा दिखता है, उसकी आवाज़ें कैसी होती है। विद्यार्थियों, कविता में कवि जो हैं वो स्वालोज के बारे में बताए हैं। स्वालोज एक तरह का पक्षी होता है जो जहाँ पानी वगैरह होता है उसी साइड में पाया जाता है। यही देखिए वो पक्षी है, और ये बता रहे हैं कवि कि ये जो है वो ट्वीट करता है, और इसकी जो ट्वीट है वो आसमान में एकत्रित हो जाती है ना। ट्वीट मतलब क्या होता है, बोलना, बुदबुदाना, है ना, या फिर आवाज़ करना। तो ये जो पक्षी है कुछ इसी तरीके से बोलता है। देखिए कैसे बोल रहा है कि जैसे लग रहा है आपको कि ये भी ट्वीट कर रहा है, बुदबुदा रहा है। और बहुत सारे ऐसे पक्षी जब एक साथ आवाज़ निकालते हैं ना तो उसकी आवाज़ें जो है वो आकाश में जमा हो जाती है। और स्वालोज जो पक्षी वह यही पक्षी है। तो हमने देख लिया कि स्वालोज पक्षी कैसा होता है और वो कैसी आवाज़ें निकालता है। तो ये जो लास्ट 3rd स्टैंजा था, इसमें कवि जो है वो शरद ऋतु में क्या क्या पक्षी कैसे अपना गाना गाते हैं, कीड़े कैसे अपना भजन मंडली जो है उनकी गाना गाती है, झिंगुर अब कैसे आवाज़ निकालता है, वो सभी के बारे में जो है वो 3rd स्टैंजा में कवि जो है वो बताए हैं। अल्टीमेटली आप देखें तो कवि जो है वो शरद ऋतु का तो वर्णन किए हैं, और साथ ही साथ ये जो प्रकृति की सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उसके बारे में भी बताए हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। खेत के बारे में भी बताएं कवि, है ना। कवि जो है वो कीड़े के बारे में बताएं, पक्षी के बारे में बताएं। अल्टीमेटली ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पढ़ने में आप लोगों को तो मज़ा आया ही होगा, हमको पढ़ाने में भी काफ़ी अच्छा लगा। बस इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन आखिरकार ये जो चैप्टर है वो आपका आज समाप्त हो गया, है ना। ओड टू ऑटम। आखिर ये जो कवि हैं वो 26 साल में इतना अच्छा कारनामा कर गए, तो हम इनके लिए इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं। इनको थोड़ा सा हम भी होमेज दे दें, श्रद्धांजलि दे दें, है ना। तो हमारा ये जो चैप्टर है ओड टू ऑटम ये समाप्त होता है आज। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना कोई नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर कल नए क्लास में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।